सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा स्पीति में बारिश पाठ आजकल हमारा पढ़ाया जा रहा है। आज बेटा उसका अगला गद्यांश पढ़ते हैं, पेज नंबर 72। बेटा 72 पे ही हम जहाँ तक पढ़ चुके थे कल की वीडियो में कि हिमाचल प्रदेश में जो स्पीति यानी लाहौल स्पीति जो जगह है उसका डाटा लेखक ने हमें बताया था कि कौन से सन में ये पंजाब राज्य में शामिल था और कौन से सन में ये हिमाचल प्रदेश राज्य में सम्मिलित किया गया। यानी कि 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना था तो लाहौल स्पीति सबसे उत्तरी छोर का जिला था, यानी किनारे उत्तरी किनारे का जिला हो गया, जो कि सबसे दुर्गम क्षेत्र माना जाता है आज भी हमारे भारत में। उससे आगे पढ़ते हैं बेटा, अभी 72 पे ही चल रहा है, नया पैराग्राफ है बेटा, ध्यान दें आप लोग। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था पाठ को प्रारंभ करने से पहले ही कि इस पाठ में आपको भौगोलिक जानकारी मिलेगी। स्पीति में बारिश पाठ में आपको भौगोलिक जानकारी के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी भी मिलेगी। यह पाठ कठिन जरूर है पर बहुत ही इंटरेस्टेड एक तरह से स्टोरी है ये। इन लेखक ने खुद इस जगह की यात्रा की है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के बीच बारे में बताया गया है। भूगोल में होती है बेटा, शॉर्ट में आप लोग समझ जाएं क्या होती है। जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, जो हमारा मैप होता है, मानचित्र होता है, उसमें पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच जो खिंची हुई छिद्रित रेखाएं होती हैं, उन छिद्रित रेखाओं को क्या बोलते हैं बेटा? अक्षांशीय रेखाएं। यानी इस लाइन में आपको पता क्या चल रहा है कि भूगोल की सहायता से एक मानचित्र में हम कैसा जाने कि लाहौल स्पीति, खासतौर पर स्पीति हमारे भारत के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है, मैप की सहायता से। तो पहले हम अक्षांशीय रेखाओं की बात कर रहे हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो खिंची हुई छिद्रित रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। लगभग 180 के आसपास ये रेखाएं होती हैं। और आगे बात आई देशांतर रेखाओं की बात में। उसी मैप में, मेरे मानचित्र में, उत्तर से दक्षिण की ओर जो याम्योत्तर रेखाएं बोलते हैं उन्हें, उनको क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो ये यहाँ पर लेखक ने हमें उस मैप की मदद से ये जानकारी दी है कि 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर में और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच ये स्पीति जगह स्थित है भारत के मैप में, मानचित्र में। ठीक है बेटा, ऐसा आपको समझना है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। पहाड़ों का कैदी बनी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। स्पीति जो जगह है वो चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई जगह है। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यानी समुद्र तल से इनकी जो एवरेज ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है? 18,000 फीट। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। ये भी भौगोलिक जानकारी है। स्पीति के पूरब, पश्चिम, उत्तर में कौन कौन स्थित है। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। ये जो वहाँ की जो घाटी है वो भी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। यानी ये स्पीति नदी भी है, वहाँ पे घाटी के साथ साथ क्या है? नदी भी है स्पीति। ठीक है बच्चों, वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। आगे जाके कहाँ मिलती है? ये सतलुज नदी में मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। अंडरलाइन कर दें आप लोग, प्रीति बोलते हैं प्रेम के लिए। यानी लेखक कृष्णा जी कह रहे हैं मुझे इस स्पीति नदी से बहुत लगाव है, मेरा गहरा प्रेम है इस स्पीति नदी से। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। यानी इस संपूर्ण स्पीति जगह में, स्पीति घाटी में मैं उस स्पीति नदी को ही पहचानता हूँ।
सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है। लेखक हमें जानकारी दे रहे हैं, मैंने सुना है कोई पारा नदी भी यहाँ पर है। फिर घाटी है, स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है, यानी उस स्पीति की घाटी के अलावा एक पिन की घाटी भी जानी मानी वहाँ घाटी है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अब मान भाई कौन है? बौद्ध धर्मावलंबी हैं, जो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं, उनको वहाँ पे मान भाई बोला जाता है। अत्यंत बीहड़ मानी बहुत ही बैकवर्ड, और वीरान है मानी सुनसान है। इनमें से शायद स्पीति घाटी भी आबाद है। आबाद मानी स्वतंत्र है। कह रहे हैं वह स्पीति की घाटी ही केवल स्वतंत्र है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। फिर अंडरलाइन कर दो स्टूडेंट्स। हमने आपको पहले भी पाठ में जो जानकारी थी वो बताई थी कि केवल 1 वर्ग मील के दायरे में वहाँ 4 लोग ही निवास करते हैं। इतनी कम जनसंख्या है स्पीति में, आपको पढ़कर हैरानी हो रही होगी। यही इस पाठ की पहचान है। एक बार फिर बता रहा हूँ, स्पीति में जनसंख्या बहुत कम है। ये पाठ के प्रारंभ में आपने पढ़ लिया था। यहाँ पर फिर बताया जा रहा है कि प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग निवास करते हैं। आगे ध्यान दें बेटा, अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, क्वेश्चन मार्क है। हैरानी इस बात की नहीं है इतने कम लोग स्पीति में निवास क्यों करते हैं। आगे ध्यान दें, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं, बल्कि आश्चर्य इस बात का है इतने कम लोग भी कैसे बसे हुए हैं उस स्पीति जगह में। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। फिर अंडरलाइन कर दो बच्चों, 8-9 महीने जो 12 महीनों में से होते हैं वो शेष दुनिया से मैंने बाकी दुनिया से कटे हुए रहते हैं। क्यों कटे हुए? क्योंकि वहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है। लिखा है बेटा, ठंड में ठिठुर रहे हैं मानी काँप रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा जो इस समय हम पढ़ रहे हैं। बड़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। क्या मिल रही है आपको जानकारी? लेखक ने कहा है इतने कम लोग आखिर वहाँ बसे हुए क्यों हैं, जबकि 8-9 महीने वहाँ पर वो जो जगह है वो लोग जो हैं दुनिया से कटे हुए रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लिखा है सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, वहाँ पर केवल एक ही फसल उगाई जाती है। लकड़ी भी नहीं है, घर गर्म रख सकें। वृत्ति नहीं है, वृत्ति मानी बच्चों वृत्ति होती है व्यापार के लिए बोलते हैं, व्यवसाय के लिए बोलते हैं। कोई रोजगार के संसाधन वहाँ पर नहीं है। फिर क्यों रहते हैं? फिर क्वेश्चन मार्क है। लेखक के मन में सवाल है आखिर उनकी क्या ऐसी मजबूरी है वहाँ पर वो लोग रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? ये मन में ही सवाल है लेखक के। क्या वो स्पीति के लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए वहाँ पर निवास करते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं? बेटा माँ शब्द का भाववाचक शब्द है ममत्व मानी लगाव। जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, लेखक के अनुसार क्या उन स्पीति के लोगों का अपनी उस जन्मभूमि स्पीति के प्रति इतना प्रेम है जो लोग वहाँ पे रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं? फिर लेखक का अनुमान है या उनकी कोई ऐसी मजबूरी है यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, कोई हमारे पास संसाधन नहीं है, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। लेखक ने स्वीकार किया है कि इसके अलावा कोई तर्क मुझे नज़र नहीं आता है। उन लोगों की स्वयं की मजबूरी है कि वहाँ पर रहते हैं। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। हम जो है कुछ लॉजिक लगा सकते हैं और जगह के लिए, स्पीति के लोग जो यहाँ पर निवास करते हैं उनके लिए कोई तर्क नहीं करते, कोई उनको सिद्ध नहीं करते हैं। ये स्पीति के बारे में कहा गया है। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों, लगाव, आखिर इतना लगाव क्यों है? अगर हम कोई तर्क दें स्पीति के बारे में तो इतना लगाव क्यों है उन लोगों का? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति बोला गया है। अतर्क है, अतर्क मानी तर्क से परे है। लिखा है तर्क के परे है।
अगर हम अनुमान लगाएं, ज़्यादा करके संसार और निर्वाण व्यक्ति बाद में मोक्ष की प्राप्ति करता है, क्या यही कारण होगा? स्थिति के लोग अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, जो उनका स्थान है वहाँ पर ही रहना चाहते हैं, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। आगे ध्यान दें बेटा, स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। माने स्पीति के पहाड़ हैं वो लाहौल से ज़्यादा ऊंचे हैं और वहाँ पर हरियाली कम है, जो लिखा है नंगे और भव्य है, भव्य बोलते विशाल, और पेड़ पौधे कम हैं उन पहाड़ों में लाहौल की अपेक्षा। लाहौल भी क्या है बेटा? एक जगह का नाम है। लेकिन यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं लाहौल के साथ स्पीति को जोड़ करके। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। कोलाहल के लिए बोलते बेटे, कोलाहल। आर्तनाद मानी कोलाहल के लिए बोला गया है कि वो लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो उनकी पीड़ा भरी आवाज़ है, किनके? स्पीति के मनुष्यों का, नर नारियों का आर्तनाद, जो उनका दर्द छिपी दर्द भरी आवाज़ है, वो जमा हो रखा है, ऐसा लेखक का अनुमान है। शिरोमणि उनके टॉप ऊपरी स्थानों पर शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। इन स्थानों पर ये इतने दुर्गम स्थान हैं कि शिव का अट्टहास नहीं है यहाँ। यानी शिव का जो है यहाँ ठहाका लगाने से मतलब है, आनंद लेने से मतलब है। यहाँ शिव ने यहाँ कोई लीलाएं नहीं की हैं। हिम का आर्तनाद है, यहाँ तो बर्फ का घर है एक तरह से। ठीक है बेटा। ठिठुरन है माने कंप कपायमान है, लिखा है गलन है, व्यथा है, व्यथा माने पीड़ा है। उस स्पीति के ऊपरी भागों में, उन पहाड़ों के ऊपरी भागों में भी क्या है? बहुत ज़्यादा ठंड है, गलन है, बहुत ज़्यादा ठिठुरन है, कप कपायमान वहाँ ठंड है, और व्यथा है, पीड़ा है, वेदना है। जो लोग वहाँ रहते भी हैं उसी कष्ट में अपना जीवन जीते हैं। आगे लिखा है बेटा, इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। जो इस व्यथा की कथा है, व्यथा मनी पीड़ा, कष्ट, कथा मनी कहानी। स्पीति की जो व्यथा की कहानी है, जो पीड़ाओं की जो कहानी है, इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। इन पहाड़ों की जो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? यानी जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बोला गया जो पर्यटक लोग होते हैं, टूरिज्म होते हैं, जो पहाड़ों की सुंदरता को एक एक इंच में नापते हैं, उसके अभ्यस्त होते हैं, उसके हैबिचुअल होते हैं, वो इन पहाड़ों को कैसे छोड़ सकते हैं? वो यह जान लें, स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। उन लोगों के बारे में बता रहे हैं लेखक कृष्णनाथ जी, जो टूरिज्म प्रकार के लोग होते हैं, जो अभ्यस्त होते हैं वहाँ आने जाने के, भले वो संख्या में कम होते हैं। तो लेखक क्या जानकारी दे रहे हैं? जिसे वे हिमालय जानते हैं, जिनको हिमालय मालूम होता है, उसके लिए क्या क्या उन्होंने बताया, आगे क्या क्या जानकारी दी है। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। ये जो जगहों के नाम बताएं ये सब क्या हैं? पर्यटक स्थल हैं, यहाँ लोग घूमने आते हैं। उनका ये कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं ये सब हिमालय नहीं है। यहाँ लोग घूमने जाते हैं पर ये हिमालय नहीं है। क्या है? हिमालय का तलुआ है, मतलब हिमालय का जो गहरी छोर से आप कह सकते हैं, नीचे का क्षेत्र आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, नीचे का क्षेत्र कह सकते हैं आप। आगे लिखा है शिवालिक या पीर पांचाल, श्रेणियां हैं बेटा ये। ठीक है, ये श्रेणियों के नाम हैं। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है। तलहटी कहते हैं जो पहाड़ के नीचे का क्षेत्र होता है, पहाड़ के नीचे का स्थान होता है, उसी के बारे में लेखक हमें अब बता रहे हैं। जो ये जगह है रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। जो रोहतांग दर्रा आता है हमारा भूगोल में, ये सब भूगोल के बारे में बताया जाता है बेटा। पीर पंचाल श्रेणी है, पीर पंचाल श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, रोहतांग दर्रा है,
वो बता रहे रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इन रोहतांग दर्रे के जो सामने दिखाई देता है क्या है, हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं और इसी में लाहौल स्पीति की भी घाटियां हैं। यानी इतनी दुर्गम जगह पर वो स्पीति घाटी बसी हुई है। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है श्री कनिंगम के अनुसार। जो कनिंगम है ये जाने माने भूगोलवेता है, उसका डाटा इन्होंने बताया यहाँ पे। श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। यानी समुद्र तल से लाहौल की जो ऊंचाई है वो 10,535 फीट है। और आगे बताया कि स्पीति की 12,900 फीट है। स्पीति उससे भी ऊंचाई पर है, यानी लगभग 13,000 फीट की तो औसत ऊंचाई है। ये जो स्पीति घाटी है वह समुद्र तल से 13,000 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है स्पीति की घाटी, तभी तो वहाँ लोग इतने कम बसे हुए हैं जो हमें कृष्णनाथ जी बता रहे हैं। और उनको ये डाटा कहाँ से पता लगा, जो श्री कनिंघम ने डाटा एकत्र किया है उनके द्वारा वो हमें बता रहे हैं। तो बेटा ऐसा डाटा आपको पढ़ना है। इस पाठ का जो भौगोलिक डाटा है, इतने कम लोग वहाँ क्यों बसे हुए हैं, ये आपने सब इस पैराग्राफ में पढ़ा हुआ है। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बेटा यहाँ तक कोई समस्या आपको अगर हो, समस्या होनी चाहिए जब आप पाठ पढ़ेंगे, तो जरूर कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम आएगी, आप हमें अवश्य पूछें। धन्यवाद।